कहानी के पिछले सभी भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ऋषभ को खुद पर गुस्सा करते देख अंबर झुठलाकर बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कोई शौक नहीं है ये सब करने का। आप अपने दोस्त से पूछ लीजिए, क्योंकि वही मुझे मजबूर कर रहे हैं ये सब करने के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ पहले मैं जिया को पसंद करता था, लेकिन जब मुझे पता चला वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो मैंने इस ख्याल को भी दिमाग से निकाल दिया था, और अब तो मैं शीतल को पसंद करता हूँ और ये बात इन्हें अच्छे से पता है। आप इन्हें से पूछो क्यों करवा रहे हैं मुझसे ये सब। अंबर एक ही सांस में सब कुछ बोल गया, लेकिन अभी उसने जो कुछ भी कहा उसमें उसने शीतल का भी जिक्र किया था, और वो इस बात से अनजान था कि स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा रोनी कब से उनकी बातें सुन रहा था, जिसने ये भी सुन लिया था कि वो उसकी बहन को पसंद करता है। और ये सब सुनने के बाद कौन सा भाई नॉर्मल बिहेव कर सकता है। वो दनदनाते हुए अंदर आया और अचानक से अंबर के कॉलर को पकड़कर खड़ा करके बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर बुरी नज़र डालने की? अचानक रोनी को वहां देखकर वो कुछ पल के लिए अंबर अचकचा गया, लेकिन फिर भी उसने उसे गुस्से में जवाब दिया, वो वाट बुरी नज़र? आर यू सीरियस? और ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरी कॉलर। तू भी तो छवि से प्यार करता है, तो क्या इसका मतलब तू भी उस पर बुरी नज़र डालता है? बोलने से पहले सोच लिया कर। चल छोड़ मेरा कॉलर। मैंने तेरी बहन से प्यार करता हूँ, कोई गलती नहीं की है जो तू ऐसे बिहेव कर रहा है। प्यार करता हूँ उससे, और वो भी सच्चा वाला, समझा? अंबर ने गुस्से में उसके कंधे पर हाथ रखकर पीछे झटक दिया। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर युवराज ने जोर से अपने हाथ को टेबल पर पटका, जिसकी आवाज़ सुनकर दोनों युवराज को देखने लगे। युवराज ने एक नज़र उन तीनों को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, अभी मेरा दिमाग अपनी जगह से हिला हुआ है। अगर तुम सब चाहते हो कि मैं तुम सबको सही सलामत यहाँ से बाहर भेज दूँ, तो चुपचाप यहाँ बैठकर मेरी बात सुनो, वरना मेरा दिमाग खिसकने से पहले यहाँ से निकल लो। आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है और मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहता, तो तुम सब शांत हो जाओ। युवराज के गुस्से को देखकर वो तीनों चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। युवराज ने एक बार फिर से उस वीडियो को प्ले किया और उन तीनों के सामने करके बोला, अब बिना कुछ बोले, बिना अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ाए शांति से इस वीडियो को देखो और बताओ कि तुम लोगों को क्या अलग दिख रहा है। दूसरी तरफ रूम में जिया ने अब रोना बंद कर दिया था। मानुषी उसे शांत देखकर उसका मन बहलाने के लिए बोली, जिया तेरे लिए एक बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज़ है। कैसी न्यूज़? जिया उसकी तरफ अपनी सूनी पलकें उठाकर पूछी, जिस पर मानुषी मुस्कुराते हुए बोली, आई एम प्रेग्नेंट, तू मासी बनने वाली है। यार अभी यहाँ मेरी शादीशुदा लाइफ पर तलवार लटकी हुई है और तुझे अपनी खुशियों की पड़ी है, बाद में नहीं बता सकती थी? चल अभी बाहर जा, मुझे सोना है, वैसे भी सर दर्द करने लगा रो रो कर। उसकी ऐसी बातें सुनकर मानुषी को हैरानी हुई, क्योंकि उसे तो लगा था इस न्यूज़ को सुनकर जिया उससे भी ज़्यादा खुश होगी, लेकिन उसका ऐसा रूखा सूखा बिहेवियर देखकर मानुषी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और उसे अच्छे से सुलाकर कमरे से बाहर आ गई। स्टडी रूम में बैठे हुए चारों गौर से लैपटॉप पर वीडियो देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर युवराज उन्हें दिखाना क्या चाहता है। तभी उन सबके कानों में मानुषी की आवाज़ आई, जिया कहाँ है युवराज? उसकी आवाज़ सुनते ही उन चारों की नज़रें दरवाजे पर गई, जहाँ इस वक्त मानुषी खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, पर चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसका सवाल सुनकर युवराज ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वहीं वो तीनों हैरान होकर उसे देखने लगे। सबसे पहले ऋषभ उठा और मानुषी की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो मनु? जिया तो अभी तुम्हारे साथ ही थी। मानुषी ने उसकी बातों को इग्नोर किया और एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए बोली, जिया कहाँ है युवराज? वो अभी भी वैसे ही बिना किसी भाव के युवराज को देखे जा रही थी, लेकिन इस बार युवराज कुछ जवाब देता उसके पहले ही ऋषभ एक बार फिर बोला, क्या हुआ है तुम्हें मनु? प्रेगनेंसी के अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए और तुम अभी से भूलने लगी? जी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ ही तो थी। युवराज से क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अंदर जो है वो जिया है ही नहीं। मैं जिया के रग रग से वाकिफ़ हूँ, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। उसे किस बात पर गुस्सा आता है, कब वो खुलकर मुस्कुराती है, कब वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कब कैसे रिएक्ट करती है, हर एक चीज़ पता है मुझे। लेकिन जिसे मैं अंदर अभी अभी सुलाकर आ रही हूँ वो जिया नहीं है, समझे तुम?
मानुषी की बातों को सुनकर रोनी, ऋषभ और अंबर की नज़रें भी युवराज की तरफ चली गई। युवराज ने उन सबको एक बार अपनी ठंडी निगाहों से देखा और धीरे से बोला, मानुषी इज़ राइट, शी इज़ नॉट माई बेबी गर्ल। क्या? सबका यही रिएक्शन था। सबका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें हैरानी से फैल गई। किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले जो युवराज के सामने रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी वो जिया नहीं, कोई और है। तो तुम मजाक कर रहे हो ना युवराज? ऐसा हो ही नहीं सकता। अंदर जो थी वही जिया थी, है ना? ऋषभ को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो एक बार फिर कन्फर्म करते हुए युवराज से पूछा, लेकिन इस बार भी युवराज ने अपना सर हाँ में हिलाकर कहा, वो मेरी बेबी गर्ल नहीं है। तो फिर ये कौन है जो हूबहू जिया की तरह दिखती है? उसकी बातें, उसकी हरकतें, उसके बोलने का तरीका और इसका रिएक्शन, हर एक चीज़ डिट्टू जिया की तरह है कौन ये? और हमारी असली जिया कहाँ है? रोनी के पूछने पर युवराज ने कहा, दुष्यंत राणावत के कब्जे में। इधर राणावत विला के बेसमेंट में हाहाकार मची हुई थी। सारे गार्ड्स यहाँ से वहाँ भाग रहे थे क्योंकि अंदर जो लड़की यानी कि असली जिया कैद थी वो अचानक से बेहोश हो चुकी थी और दुष्यंत का स्ट्रिक्ट आर्डर था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मरनी नहीं चाहिए। इसलिए सारे गार्ड्स डर कर इधर उधर भाग रहे थे। कोई डॉक्टर को कॉल कर रहा था तो कोई दुष्यंत को इन्फॉर्म करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर भाग रहा था। लगभग 10 मिनट बाद एक लेडीज डॉक्टर वहां आई और जिया का चेकअप करने लगी। वहीं कमरे में लगे सिंगल सोफे पर दुष्यंत अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बिना किसी भाव के जिया के चेहरे को देख रहा था। बेहोश होने की वजह से उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या बात है डॉक्टर, ये बेहोश क्यों हो गई? दुष्यंत अपने कड़क आवाज में डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने जिया के नब्ज टटोली और उसकी आंखें को खोलकर चेक किया। उसके बाद दुष्यंत की तरफ मुड़कर बोली, पहले तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफी दिनों से युवराज स्टडी रूम में खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का नजारा देख रहा था जब पीछे से उसके कंधे पर जिया ने हाथ प्रेग्नेंट है। अगर जब युवराज का ने ख्याल पीछे नहीं मुड़कर रखा देखा गया तो उसका चेहरा लाल हो बच्चे के चुका जान था को और भी रोने खतरा की हो वजह से सकता उसकी है। आंखें भी सूजी डॉक्टर हुई की लग बात रही को थी। सुनकर वो दुष्यंत ने समझ अपनी चुका था सरसरी दादी नजर ने उसे जिया सब पर कुछ डाला और बता अपने दिया है। होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए बोला, इसे कोई ऐसा इंजेक्शन दो जिससे इसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर घबराकर बोली, पर मिस्टर राणावत ये तो गलत है। हम किसी के बच्चे को ऐसे नहीं मार सकते, ये बहुत बड़ा जुर्म है। तुमसे जितना कहा है उतना करो, वरना इसके बच्चे को बचाने के चक्कर में कहीं तुम अपने बच्चों से हाथ ना धो बैठो। दुष्यंत के धमकाने पर डॉक्टर ने जल्दी से अपना सर हिला दिया और इंजेक्शन तैयार करने लगी। जिया को धीरे धीरे होश आने लगा था और उसने अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी सुन ली थी। वो माँ बनने वाली है ये बात जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन वो लोग उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो अपनी आंखों को एक झटके में खोली और उठकर बैठ गई। उसे ऐसे बैठते हुए देखकर दुष्यंत मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। अब तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओगी कैसे मैं तुम्हारे बच्चे को मारता हूँ, जैसे तुम्हारे पति ने मेरे बाप को मारा था। दुष्यंत की बातों को सुनकर जिया को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने पहले डॉक्टर को घूर कर देखा और फिर दुष्यंत को देखते हुए बोली, तेरा बाप था ही उसी लायक। बिल्कुल सही किया मेरे पति ने जो तुम्हारे बाप को मारकर इस धरती से एक पापी का सर्वनाश कर दिया। अभी भी तेरे पास वक्त है, मुझे छोड़ दे वरना तू भी वैसे ही जल कर मरेगा जैसे तेरा बाप मरा था। जिया की बातें सुनकर दुष्यंत ठहाके मारकर हंस पड़ा। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर जिया भी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, रावण को भी यही घमंड था कि उसे कोई नहीं मार सकता और उसने अपने इसी घमंड में आकर सीता माँ का हरण किया था, लेकिन राम जी ने उसके घमंड के साथ साथ उसके लंका का भी सर्वनाश कर दिया और आज तू भी वही गलती कर रहा है। अभी भी वक्त है तेरे पास, छोड़ दे मुझे वरना तेरा हश्र रावण से भी बदतर होगा। तुम्हारा राम तो तब आ पाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्यारी सी बीबी का किडनैप हुआ है। इस वक्त वो अपने घर पर अपनी बीबी के साथ एंजॉय कर रहा होगा और तुम यहाँ मेरे साथ एंजॉय करोगी। एक बार बस इस बच्चे को मर जाने दो, उसके बाद तुम्हें अपनी रखैल बना कर रखूँगा, रखैल। तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। और वो युवराज आहूजा मेरे जूते की नोक पर अपनी नाक रगड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा और उसकी जान लेकर रहूँगा।
उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अपनी बात खत्म करके वो पागलों की तरह हंसने लगा, जैसे उसने अपनी सोच पर जीत हासिल कर लिया हो। लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। सर, इंजेक्शन रेडी हो गया। डॉक्टर की आवाज़ पर दुष्यंत की आंखों में चमक आ गई। वहीं जिया डर से खुद में सिमटने लगी। दुष्यंत चलते हुए जिया के पास आया और उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। जिया उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी। डॉक्टर अपने हाथों में इंजेक्शन लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। जिया ने अपनी आंखें बंद किया और पूरी ताकत लगाकर दुष्यंत के हाथों पर काट लिया, जिससे दुष्यंत दर्द से बिलबिलाते हुए उसके हाथ को छोड़ दिया। और इसी का फायदा उठाकर जिया ने डॉक्टर के हाथ से उस इंजेक्शन को लिया और बिना कुछ सोचे समझे दुष्यंत के गर्दन में इंजेक्ट कर दिया। दर्द की एक तीखी लहर दुष्यंत के पूरे बदन में फैलने लगी। उसने अपने गर्दन पर हाथ रखा और अगले ही पल उसके सर के ऊपर से चिड़िया नाचने लगी और कुछ ही पलों में वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसे बेहोश देखकर जिया ने गहरी सांस लिया और अपने पेट पर हाथ रखकर बैठ गई। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद किया और सर ऊपर उठाकर बोली, आई हेट यू खड़ूस, अगर आप मुझे जल्द से जल्द लेने नहीं आए ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको छोड़कर चली जाऊँगी। कभी भी आपसे बात नहीं करूँगी और आपको कभी बताऊँगी भी नहीं कि आप डैडा बनने वाले हो। फिर अपने पेट को देखते हुए, बेबी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मम्मा आपको कुछ भी नहीं होने देगी। देखा ना आपने, आपके डैडा कितने बुरे हैं, कैसी आपकी मम्मा को इन बुरे लोगों के बीच में अकेले छोड़ दिया है। अगर आपकी मम्मा को कुछ भी हुआ तो आप ना बाहर आने के बाद उनसे खूब लड़ाई करना और हमेशा मेरे साथ रहना, कभी भी उनकी बात मत मानना, हरदम मेरे साथ ही रहना, मम्मा का गुड बेबी बनकर। हम दोनों आपके खड़ूस डैडा से कट्टी हो जाएंगे। अगर वो हमें लेने नहीं आए तो हम कभी भी उनसे बात नहीं करेंगे, समझे बेबी। अभी थोड़ी देर पहले तक जो जिया डरी सहमी थी, अब वो अपने आने वाले बच्चे से अपने खड़ूस की शिकायतें करने में बिजी हो गई। वहीं पास में खड़ी डॉक्टर उसकी बातों को सुनते हुए मुस्कुराने लगी। आखिर वो भी तो नहीं चाहती थी कि उसके हाथों से किसी भी अजन्मे बच्चे की जान जाए। इधर युवराज के स्टडी रूम में, अगर तुम्हें पता है ये हमारी जिया नहीं है तो तुम उसे वापस क्यों नहीं ला रहे हो और इस नकली जिया को क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? मानुषी ने सवाल किया, जिसका सवाल जायज़ भी था। उसके सवाल को सुनकर युवराज ने एक गहरी सांस लिया और उन सबको बताना शुरू किया। आज से लगभग 1 हफ्ते पहले उस रात मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया था, लेकिन जब वापस आया तब जिया की जगह ये लड़की थी। ये देखो, युवराज ने कहकर वापस से लैपटॉप में उस रात का वीडियो प्ले किया जिस रात को वो जिया को किस करके किसी काम से बाहर गया था। वीडियो प्ले हुई तो सबकी नज़रें वापस से लैपटॉप पर टिक गई। उस वीडियो में युवराज कमरे से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा था, जिसके बाद जिया जब सोने जा रही थी तो उसे बालकनी से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जिया वहां से डायरेक्ट बालकनी में गई और लगभग आधे घंटे बाद वापस आकर सो गई। वहीं पर युवराज ने वीडियो पॉज कर दिया और उन सबको देखते हुए बोला, लुक एट हर स्लीपर। जबकि जिया बाहर गई थी तो वो नंगे पैर थी। सेकेंड थिंग, इसकी लिप्स देखो, डार्क रेड लिपस्टिक, जबकि जिया नॉर्मली कभी इतना डार्क लिपस्टिक लगाती ही नहीं। भले ही इसने जिया के चेहरे के साथ उसके चाल ढाल, बोलने का तरीका, हर एक चीज़ कॉपी की है, पर ये चाह कर भी उसके साफ दिल को कॉपी नहीं कर पाई। याद करो अंबर, जब कॉलेज में तुम जिया के करीब गए तो एक पल के लिए उसकी नीयत डगमगाई थी या नहीं? या फिर अभी कमरे में जब तुम उसे किस करने जा रहे हो तो एक पल के लिए ही सही वो खोने लगी थी तुम्हारी नज़दीकियों से? जबकि मेरी बेबी गर्ल पर मेरे अलावा किसी के भी करीबियों का असर नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे बीच लड़ाई हुई थी उसमें वो रोते हुए बार बार मुझसे मिन्नतें किए जा रही थी, लेकिन अगर जिया होती तो वो कभी भी मेरे सामने रिक्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि उसके लिए उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पहले आता है और बाकी सब बाद में। सब गौर से उसकी बातों को सुन रहे थे। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, मानुषी ने कहा, युवराज इज़ राइट, क्योंकि अभी अभी कमरे में मैंने उसे अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई, लेकिन उसने ऐसे टाल दिया जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब तुम्हें पता है ये नकली जिया है और असली जिया दुष्यंत के पास है,
तो तुम उसे वापस क्यों नहीं ला रहे हो और इसे यहाँ क्यों रखा हुआ है? इस बार रोनी ने सवाल किया, जिस पर युवराज ने जवाब देना शुरू किया। क्योंकि मुझे नहीं पता उसने जिया को कहाँ रखा है। मुझे उसके प्लान के बारे में पहले से ही पता था। बिशांत जो कि मेरा आदमी है, वो हर पल दुष्यंत पर नज़र रखे हुए है। उसने पहले ही मुझे बता दिया था कि वो ऐसा ही कुछ करने वाला है। इसलिए मैंने पहले ही अंबर के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर ली थी, ताकि हम नकली जिया के दिमाग के साथ खेल सके, जिससे वो गुस्से में आकर दुष्यंत से कांटेक्ट करने की कोशिश करे और मुझे पता चल सके कि उसने जिया को रखा कहाँ है। ऋषभ बोला, लेकिन इन सब के बीच में उसका मकसद क्या है? अगर वो तुमसे बदला लेना चाहता है तो वो आसानी से जिया को किडनैप करके उसके साथ कुछ भी कर सकता है। फिर ये नकली जिया भेजने का क्या मतलब है? उसका मकसद सिर्फ मुझसे बदला लेना नहीं है, बल्कि मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देना है। उसने नकली जिया को यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि वो मेरे अंडरवर्ल्ड से जितने भी कनेक्शन है या आज तक मैंने जितने भी इनलीगल काम किया है और जितने भी लोगों को मारा है, उन सब का सबूत ढूंढ कर दुष्यंत के पास ले जाना और दुष्यंत उसे अपने तरीके से यूज करके मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। और वो अच्छे से जानता है कि मैं सबसे ज़्यादा किस पर ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए उसने ये प्लान किया। प्लानिंग तो काफ़ी सॉलिड कर रखी है उस कमीने ने, लेकिन शायद वो भूल गया कि उसका सामना शेर से हुआ है, गीदड़ से नहीं। बाय द वे, आगे का क्या प्लान है? ऋषभ ने पूछा। बस उसके इस मोहरे पर नज़र रखनी है और क्या, युवराज ने अपनी बात खत्म की थी। जब उसके कलाई में बधी घड़ी में अलार्म बजने लगा, उसने फ़ौरन लैपटॉप पर कुछ किया और अगले पल जिया के फ़ोन कॉल को उसने हैक कर लिया। उसने पहले से ही जिया के फ़ोन में एक सिस्टम अपडेट कर दी थी, जिसके ज़रिए वो कहीं भी किसी से भी बात करेगी तो उसका नोटिफिकेशन युवराज के पास आ जा रहा था। पाँचों खामोश होकर वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने लगे। ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? आपको पता है कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है? जिया यानी नकली जिया फ़ोन पर किसी से बात करते हुए बोली। वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, इन सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। दूसरी तरफ से किसी की सख्त आवाज़ आई, जिसे सुनकर नकली जिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से से बोली, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। माना कि आपके लिए मैं काम कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी गुलाम हूँ, समझे? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो। एक पल नहीं लगेगा मुझे तुम्हें रास्ते से हटाने में, इसलिए मुंह बंद करो और जो काम दिया गया है वो काम करो। सामने वाले की धमकी सुनकर नकली जिया सिटपिटा गई और फौरन अपना सुर चेंज करके बोली, सॉरी, वो यहाँ पर जो भी हो रहा है उससे मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। खैर छोड़िए, ये बताइए कि जिया का क्या हाल चाल है? आई मीन, वो अभी भी आपके घर में ही है या फिर आपने उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया? इडियट, कहा था ना फ़ोन पर ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे किसी को भी शक हो। चलो फ़ोन रखो और अपने काम पर ध्यान दो। सामने से उस शख्स ने गुस्से में उसे डांट कर कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही युवराज के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो चेयर से उठा और कबर्ड को खोला, जो पूरी तरह से हथियारों से भरा था। उसने उनमें से एक गन निकालकर उसे लोड करके अपने पीछे खोस लिया, एक और गन लोड करके अपने पैरों में छुपा लिया और एक चाकू लेकर उसे अपने दूसरे पैरों में छुपा कर स्टडी रूम से बाहर जाने लगा। लेकिन वो दरवाजे पर ही पहुंचा था कि उसके कानों में ऋषभ, मोनिसी, रोनी और अंबर की आवाज़ आई। हम भी चलेंगे हमारी जिया को लाने, सबने एक साथ चिल्लाकर कहा। युवराज पीछे मुड़ा और उन सबको गुस्से में घूरते हुए बोला, हमारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबी गर्ल। माइंडेड, दोबारा किसी के मुँह से मेरी निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? एंड सेकेंड थिंग, वहाँ पर गोली और बारूदों से बात होगी, पेन, बुक या कड़ाही कलछी से नहीं। जो तुम सब चलोगे, चुपचाप यहीं वेट करो। युवराज की डांट सुनकर मानुसी, रोनी और अंबर का मुंह बन गया। वहीं ऋषभ मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर मानुसी ने अपनी कहानी उसके पेट में समा दी और गुस्से में बोली, कुछ तो शर्म कर लीजिए, बाप बनने वाले हैं और बच्चों की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं बाप बनने वाला हूँ तो इसका मतलब हंसना छोड़ दूँ? ऋषभ ने मुंह बना लिया। युवराज ने अपना सरनामे हिलाया और वहाँ से चला गया। ऋषभ ने आगे बढ़कर मानुसी को गले लगाया और उससे अलग होकर उसके पेट पर हाथ रखकर मानुसी से बोला, ध्यान रखना। मानुसी ने अपना सर हिला दिया और ऋषभ उसके माथे को चूमकर वहाँ से युवराज के पीछे चला गया।
राणावत विला। दुष्यंत ने हर तरफ काफ़ी टाइट सिक्योरिटी की अरेंजमेंट की हुई थी। विला को चारों तरफ से उसके बॉडीगार्ड्स के फोर्स ने घेर रखा था ताकि कोई भी बिना उसकी इजाज़त के अंदर ना जा सके। मेन गेट के सामने भी 2 गार्ड बारी बारी से इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। छत पर भी काफ़ी गार्ड्स तैनात थे। हर तरफ वहाँ गार्ड्स ही गार्ड्स नजर आ रहे थे। विला से कुछ दूरी पर ब्लैक कार में युवराज और ऋषभ शांति से बैठे उस घर पर नज़र रखे हुए थे। युवराज अपने फ़ोन पर बार बार देख रहा था, जैसे वो किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहा हो। जल्द ही उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और उसके फ़ोन पर अंबर का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव करके कहा, बोलो। दूसरी तरफ से अंबर ने कहा, मैंने पता लगा लिया है। इस वक्त उसकी बीवी बच्चे घर पर नहीं है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने उसे उसके मायके भेज दिया है। मैंने उसके घर की सारी CCTV फुटेज हैक कर ली है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्वेंट, गार्ड्स और वो मौजूद है। ओके फाइन, तुम हमें डायरेक्शन बताते रहना, युवराज ने कहकर ब्लूटूथ निकाली और एक ऋषभ की तरफ बढ़ाकर एक अपने कान में लगा लिया। डैशबोर्ड से गन निकालकर उसने ऋषभ की तरफ उछाल दिया और दूसरी गन अपने हाथों में लेकर बोला, अभी भी वक्त है, वापस घर जा सकता है। शायद तू भूल रहा है, कॉलेज टाइम में मैं फायरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था। ऋषभ ने अपने शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा और चेहरे पर मास्क लगाकर गन लेकर कार से बाहर आ गया। युवराज ने भी मुस्कुराते हुए अपने फेस पर मास्क लगा लिया और अंबर के बताए रास्ते से आगे बढ़ने लगे। गार्डन एरिया में इस वक्त कितने गार्ड्स मौजूद हैं? युवराज ने धीरे से पूछा। दूसरी तरफ जहां अंबर लैपटॉप पर हर जगह नज़र रखे हुए था, उसने धीरे से कहा, यहाँ से 10 कदम बढ़ने पर आपके राइट साइड में पेड़ के पास 2 गार्ड होंगे। उससे थोड़ी दूरी पर दीवार के पीछे 2 गार्ड्स जो बारी बारी से हर तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहे हैं। संभल कर जाइएगा। युवराज ने ऋषभ को अपने राइट साइड जाने का इशारा किया और खुद लेफ्ट साइड अपने कदम बढ़ा दिए। उस दीवार के साइड में 2 गार्ड दिखे जो आपस में बात करते हुए इधर उधर देख रहे थे। युवराज दीवार के छोर के दूसरे साइड से उनके पीछे गया और एक गार्ड के गर्दन पर जोर से वार किया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया और दूसरा कुछ बोलता उससे पहले ही उसने अपने साइलेंसर लगी हुई गन से उसके सीने पर गोली मार दी। दूसरी तरफ ऋषभ ने भी एक गार्ड के पैरों में शूट किया और दूसरे गार्ड के माथे पर। इसके बाद वो भी वहां से अपना हाथ झाड़ते हुए आगे बढ़ गया। दोनों धीरे धीरे करके सारे गार्ड्स को सुलाते हुए आगे बढ़ते हुए फाइनली घर के अंदर पहुंच गए थे। दोनों सबकी नज़रों से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे जब सामने से आती हुई एक गार्ड ने उन दोनों को देख लिया। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? वो गार्ड जोर से चिल्लाया, जिससे उसके आसपास मौजूद सारे गार्ड सतर्क हो गए। युवराज ने अपनी गर्दन टेढ़ी और एक साथ 2 गन निकालकर बिना कुछ सोचे समझे सामने फायरिंग करने लगा, क्योंकि सामने से भी बहुत सारे गार्ड्स एक साथ उन दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। युवराज ने ऋषभ को पिलर के पीछे धक्का दिया और खुद वहीं साइड में रखे ड्रावर के पीछे छुप छुप कर फायरिंग करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो चुका था। सफ़ेद फर्श पर हर जगह खून के लाल लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे और हर जगह दर्द से कराहते हुए गार्ड्स जमीन पर पड़े हुए थे। युवराज सामने और उन सबको देखते हुए बोला, किस्मत अच्छी है तुम लोगों की जो जिंदा बच गए, वरना आज तक मैंने कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, स्पेशली उन लोगों को जो मुझसे बेवजह उलझते हैं। युवराज ने अपनी बात खत्म करके जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, पीछे से किसी ने उसके कनपटी पर गन रख दिया। उसने एक झटके में बिना पीछे देखे गन को पकड़कर उस आदमी को सामने की तरफ खींचा और एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पर जड़ दिया। आह, आउच! ऋषभ दर्द से बिलबिला उठा। उसने मजाक मजाक में युवराज की कनपटी पर बंदूक तानी थी, पर उसे कहाँ पता था युवराज डायरेक्ट उसे मुक्का ही मार देगा। अरे कमीना, सोच कर तो हाथ उठाया कर, मेरी नाक ही तोड़ दी, ऋषभ अपना नाक सहलाते हुए बोला। युवराज ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ते हुए कहा, अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अंबर उसे आगे का डायरेक्शन देते हुए बोला, सामने से राइट लीजिए, उसके बाद 3 नंबर कमरे का दरवाज़ा खोलिए। युवराज ने बिल्कुल भी वैसा ही किया और उस कमरे के अंदर आ गया। अंबर ने आगे कहा, साइड में रखे बुक सेल्फ से रेड बुक को बाहर निकालो। जैसे ही उसने रेड बुक को बाहर निकाला, बुक सेल्फ अपनी जगह से मूव हो गई, जिसके पीछे एक सीक्रेट दरवाज़ा था जिस पर फिंगरप्रिंट लगा हुआ था। युवराज ने अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी में कुछ किया और फिर उस फिंगरप्रिंट लॉक पर अपनी उंगलियों को रख दिया
और अगले ही पल वो दरवाज़ा खुल गया और वहाँ से अंदर की तरफ एक सीढ़ी थी जो डायरेक्ट बेसमेंट में जाती थी। युवराज और ऋषभ अंदर आ गए। वहाँ हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों अंदर आए और फाइनली उस कमरे में पहुँच गए जिसके अंदर जिया थी, लेकिन उस दरवाजे पर ताला लगा था। युवराज ने जैसे ही ताले पर बंदूक रखकर शूट करना चाहा, अचानक से किसी ने पीछे से उसके सर पर जोर से वार किया जिससे युवराज के कदम लड़खड़ा गए। ऋषभ उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके सर पर भी किसी ने जोर से मारा जिससे दोनों एक साथ वहीं गिरकर बेहोश हो गए। वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जो लगभग 20 मंजिला थी। इसी बिल्डिंग के बीच वाले फ्लोर पर युवराज आधी बेहोशी की हालत में बंधा हुआ था। वो अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा था जब किसी ने बर्फ सी ठंडा पानी आकर उसके ऊपर उड़ेल दिया, जिससे युवराज पूरी तरह से होश में आ चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला तो उसे अपने सामने सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके ठीक सामने जिया बंधी हुई थी और उसके बगल में ऋषभ जो अभी भी बेहोश था। जिया रोते हुए युवराज को ही देख रही थी और बार बार उसे चिल्लाते हुए होश में लाने की कोशिश कर रही थी। खड़ूस, वेकअप। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम दुष्यंत राणावत के घर में घुसकर उसे ही हरा कर चले जाओगे? दुष्यंत की तीखी आवाज़ जब युवराज के कानों में पड़ी तो उसने अपने सर को जोर जोर से हिलाया जिससे उसके बालों में ठहरे पानी की बूंदें बरसात की तरह इधर उधर बिखरने लगी। अब वो पूरी तरह से होश में आ चुका था। उसने सामने जिया को देखा जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। चुप, हर बात में बोलती हो बच्ची नहीं हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ मैं। तो फिर बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? रोना बंद करो। डोंट क्राई स्वीटू, युवराज उसे प्यार से समझाया, पर जिया का रोना बंद नहीं हुआ। आपको दर्द हो रहा होगा ना, इतनी चोट लगी है? जिया रुआंसी होकर बोली, जिस पर युवराज हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सरनामे हिला दिया। दर्द तो अब होगा तुम्हारे प्रिय पति देव को, जब मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, दुष्यंत ने कहा। उसकी बात सुनकर युवराज पागलों की तरह हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, शेर को मारना तुझ जैसे गीदड़ों के नसीब में नहीं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मेरे सामने ऐसी हालत में बंधे हुए हो, फिर भी अकड़ तो देखो। अभी भी वक्त है। मेरे पैरों पर गिर कर अपनी नाक रगड़ लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकूं। युवराज तिरछा मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुझे ये मौका भी नहीं दूंगा। मेरी जान पर हाथ डालकर तूने अपनी मौत को दावत दी है, तुझे भी वैसे ही मौत दूंगा जैसे तेरे बाप को दिया था। अपने बाप का जिक्र सुनकर दुष्यंत गुस्से से बौखला उठा और अपने हाथों में लोहे की मोटी राड उठाकर युवराज के कंधे पर जोर से दे मारा। वो रुके बिना युवराज को उस राड से मारने लगा, कभी उसकी पीठ पर, कंधे पर तो कभी उसके सर पर। युवराज का पूरा बदन खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन उसके होठों से उफ तलक नहीं निकली। खड़ूस, छोड़ो उन्हें, प्लीज मत मारो, जिया रोते हुए जोर से चिल्लाई। जिया के चिल्लाने की वजह से युवराज के साथ साथ दुष्यंत की नजरें भी जिया पर चली गई जो लगातार छूटने के लिए छटपटा रही थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और वो युवराज के पास जाने के लिए मचल रही थी। दुष्यंत जिया को देखकर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, तुझसे ज़्यादा तो तेरी ये मछली तड़प रही है, चल पहले इसकी प्यास बुझा देता हूँ। दुष्यंत अपने हाथों में उसी मोटी रॉड को लिए जिया की तरफ बढ़ने लगा। युवराज की सांसें तेज चलने लगी। वो चिल्लाते हुए बोला, नहीं दुष्यंत, अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुझे बद से बदतर मौत दूंगा। युवराज चिल्लाता रहा लेकिन दुष्यंत ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जिया के पास पहुंचा और रॉड लेकर जैसे ही उसके सर पर मरने के लिए उठाया, युवराज जोर से चीख पड़ा, नो। जिया ने भी डरकर अपनी आंखें को कसकर बंद कर लिया था, पर जब उसे अपने ऊपर कोई भी भार महसूस नहीं हुआ तो उसने आंखें खोल कर देखी तो दुष्यंत रॉड को उसके सर के थोड़ा सा ऊपर रोक लिया था और उसके होठों पर सातिर मुस्कुराहट थी। उसने रॉड को पीछे खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मरने से पहले किसी को तड़पाने में एक अलग ही मज़ा है। अपनी बात खत्म करते ही उसने उस रॉड का निशान जिया के पेट की तरफ बनाया, जिससे जिया की सांस उसकी हलक में ही अटक गई और वो अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं। दुष्यंत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जिया के पेट पर वार किया, पर वो रॉड जिया के पेट को छू पाती उससे पहले ही कहीं से हवा को चीरते हुए बंदूक की गोली जाकर दुष्यंत के हाथों के आर पार हो गई। आह! दर्द से बिलबिलाते हुए दुष्यंत के मुंह से चीख निकल गई और उसके हाथ से रॉड छूटकर जमीन पर गिर गया।
युवराज की जान में जान आई। उसने गहरी सांस लिया और अपना सर नीचे झुका दिया। जिया ने धीरे से अपनी आंखों को खोलकर उस तरफ देखा जहां से बंदूक की गोली चली थी। तो वहां से शेरगिल अपने हाथों में उंगलियों में गन को नचाते हुए बड़े स्टाइल में चलते हुए आ रहा था। शेरगिल को देखकर जहां दुष्यंत के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, वहीं युवराज के होठों पर मुस्कुराहट थी। आगे उसने शेरगिल को देखते हुए कहा, अगर मेरी जान को एक खरोच भी आ जाती ना तो इस कमीने को निपटाने से पहले तुझे ही निपटा देता। शेरगिल ने बुरा सा मुंह बनाया और उसके बगल में बेहोश ऋषभ को देखते हुए कहा, इसे क्या यहाँ मेहमानी करने के लिए लाया था? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो सालों को। दुष्यंत ने बौखलाते हुए जोर से चिल्लाया और उसके सारे गार्ड्स शेरगिल की तरफ बढ़े। लेकिन अगले ही पल वहां चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। शेरगिल ने दौड़ते हुए जिया को खोलकर उसे नीचे झुका दिया और अपने बंदूक से युवराज के दोनों हाथों में बंधे जंजीर पर फायर किया, जिससे वो पूरी तरह से आज़ाद हो गया। वहीं साइड में पड़े हुए गन उठाकर उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। युवराज के गार्ड्स और दुष्यंत के गार्ड्स चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। युवराज और शेरगिल भी दुष्यंत के गार्ड्स को निशाना बनाकर शूट कर रहे थे। दुष्यंत समझ गया था कि अब उसका हारना निश्चित है, इसलिए उसने वहां से बचकर निकलने में अपनी भलाई समझी और वहां से धीरे से निकल लिया। वो सीढ़ियों से होते हुए तेजी से नीचे भागने लगा। युवराज ने शेरगिल को जिया को संभालने का इशारा किया और वो भी दुष्यंत के पीछे उसे पकड़ने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागा। उसने ऊपर से ही दुष्यंत के पैरों पर शूट कर दिया, जिससे उसके कदम लड़खड़ा गए और वो सीढ़ियों के ऊपर से ही नीचे गिर पड़ा। युवराज उसके पास गया और गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर उठाकर बोला, मेरी जान पर हाथ उठाएगा, मेरी जान को तड़पाएगा? आज मैं तुझे बताता हूँ तड़प किसे कहते हैं। युवराज ने उसके सर को पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा, फिर उसके कॉलर को पकड़कर बिना रुके एक के बाद एक मुक्के उसके चेहरे पर बरसाने लगा, जिससे उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। युवराज उसके ऊपर लात मुक्के सब बरसाए जा रहा था। दुष्यंत के पूरा शरीर पर चोटों के निशान से भर चुके थे। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी युवराज को उस पर तरस नहीं आ रहा था। वहीं साइड में पड़ी हुई रॉड उठाकर युवराज ने कहा, क्या कहा था? मरने से पहले तड़पाने का अलग ही मज़ा है, तो क्यों ना ये मज़ा मैं भी ले लूँ। वो अजीब तरीके से मुस्कुराया और बिना रुके उस राड से एक के बाद एक बार उस पर करने लगा। मार खाते वक्त दुष्यंत की नज़र साइड में पड़े हुए पत्थर पर पड़ी, जिसे उठाकर उसने जोर से युवराज के सर पर दे मारा और वहां से भागने लगा। युवराज का सर चकरा गया। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसने भागते हुए दुष्यंत को देखा और फिर साइड में गिरी हुई रस्सी को उठाकर उसके गर्दन की तरफ उछाला और अगले ही पल वो रस्सी दुष्यंत के गर्दन में फंस गई। वहीं बिल्डिंग में एक बांस पर रस्सी को फेंक कर एक तरफ से खींचा, जिससे दुष्यंत चिल्लाते हुए ऊपर लटक गया। युवराज ने मजबूती से उस रस्सी को साइड में पिलर से बांध दिया। दुष्यंत अपने गर्दन पर की रस्सी को पकड़कर दर्द से छटपटा रहा था। युवराज ने उसे देखकर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, नसीब अच्छा रहा तो तू बच जाएगा। वो वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ा तो अचानक से उसका सर भारी होने लगा और आसपास की सारी चीज़ें उसे धुंधली दिखाई देने लगी और अगले ही पल वो अपना सर पकड़कर वहीं गिरकर बेहोश हो गया। युवराज, खड़ूस, जिया और शेरगिल दौड़ते हुए युवराज के पास आए। जिया युवराज के सामने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगी। खड़ूस, खड़ूस, क्या हुआ? उठो ना, कॉल द डॉक्टर ऋषभ। खड़ूस, आंखें खोलिए ना प्लीज़। जिया रोते हुए युवराज को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर युवराज की आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। युवराज को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन उसे अस्पताल में एडमिट करने की जगह शेरगिल और ऋषभ मिलकर उसे घर ले गए और वहीं पर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया। इधर दुष्यंत की सांसें थमने से पहले बिशांत मित्तल ने आकर उसे बचा लिया, जो कि एक अंडरकवर ऑफिसर था, जिसके साथ युवराज ने डील किया था कि जैसे ही दुष्यंत उसके हाथों लगेगा, वो पूरे सबूत के साथ दुष्यंत को उसके हवाले करेगा। इसलिए युवराज ने दुष्यंत को नहीं मारा था। जब बिशांत वहां पर आया तो शेरगिल ने युवराज के वादे के मुताबिक दुष्यंत को उसके हवाले कर दिया और उस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखने के लिए कहा।
दुष्यंत को ना मारने की एक और वजह ये भी थी कि युवराज ने अपने शादी वाले दिन जिया से वादा किया था कि वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा या फिर किसी की भी जान नहीं लेगा। लेकिन हथियार तो उसने कभी छोड़ा ही नहीं। लेकिन हाँ, उसके वादे का मान रखने के लिए उसने दुष्यंत को जिंदा छोड़ दिया था, वरना दुष्यंत को छोड़ना तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस अपने बेबी गर्ल के किए हुए वादे की वजह से उसने उसे छोड़ दिया था। अब उसका हथियार ना छोड़ना आगे उसकी और जिया की ज़िंदगी में क्या कहर लाएगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। सब कुछ ठीक हो चुका था। नकली जिया को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। जब दादी को ये सब पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन युवराज की हालत को देखकर उन्होंने खुद को भी संभाल लिया। आज सब कोई युवराज के घर पर ही रुका था। सब डिनर करके अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। डॉक्टर ने सबको पहले ही आश्वासन दे दिया था कि युवराज बिल्कुल ठीक है, बस दवाइयों के असर की वजह से वो गहरी नींद में है। डिनर करने के बाद जिया अपने कमरे में आई तो युवराज को सुकून से सोते हुए देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो चलते हुए जाकर युवराज के बगल में अपने दोनों पैर मोड़कर बैठ गई और उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, कांग्रेचुलेसन खड़ूस, फाइनली आप खड़ूस डैडा बनने वाले हो। धीरे से उसके हाथ को अपने पेट पर रख कर बोली, यहाँ है आपका बेबी। नहीं नहीं, हमारा बेबी। बेबी यू नो वाट, जब आपके डैडा को आपके आने की न्यूज़ मिलेगी तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। ऋषभ और मानुषी का कमरा। ऋषभ मानुषी को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। मानुषी सुकून से अपनी आंखें बंद करके उसके सीने पर अपना सर रखकर सोई हुई थी, पर ऋषभ की आंखें खुली हुई थी। वो कुछ सोच रहा था। उसने मानुषी के पीठ को सहलाते हुए कहा, मनु। मानुषी धीरे से कसमसाई, उसे और भी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। दादी चाहती हैं कि तुम्हारी डिलीवरी तक हम यहीं रहे। ऋषभ की बात सुनकर मानुषी ने अपनी आंखें खोल दिया और ऋषभ को देखते हुए बोली, पर क्यों? ऋषभ ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर झुककर बोला, क्योंकि उन्हें लगता है मैं अकेले तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। इन 9 महीने में देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब मैं ऑफिस में रहूँगा तुम घर पर अकेले कैसे रहोगी? ऐसी हालत में अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो तुम ज़्यादा सीढ़ियों से ऊपर नीचे या फिर इधर उधर नहीं कर सकती, और दादी ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है तुम्हें अकेले छोड़ने से। ऐसे में मुझे भी यही लगता है कि हमें यहीं रह जाना चाहिए। यहाँ जब मैं नहीं भी रहूँगा तब भी दादी और जिया रहेंगी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ओके, आई थिंक दादी इज़ राइट। अगर तुम ऑफिस में रहोगे तो मैं घर पर अकेले बोर हो जाऊँगी। उससे अच्छा तो मैं यहीं जिया के साथ रह जाऊँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दादी को बोल दीजिए हम यहीं रहेंगे और कल आप हमारी सारी चीज़ें मंगवा लीजिए। मानुषी मुस्कुराते हुए बोली। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और खुश हो भी क्यों ना, पूरे 9 महीने तक वो अपनी दोस्त के साथ उसी के घर में जो रहने वाली थी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और उसके माथे को चूम कर उसके बगल में लेट गया। रात के लगभग 12 बज रहे थे जब युवराज को हल्की हल्की होश आने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो इस वक्त वो शर्टलेस था और उसके बॉडी पर इधर उधर बैंडेज बंधी हुई थी। उसने पूरी तरह से अपनी आंखों को खोला तो उसके ठीक सामने उसकी प्यारी सी बेबी गर्ल सुकून से आंखें बंद करके सोई हुई थी। उसके माथे पर भी छोटी सी बैंडेज लगी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था उसे भी हल्की चोट आई थी। वो बिना पलके झपकाए एकटक उसे देखने लगा। जिया नींद में ही कसमसाते हुए उसके करीब आने की कोशिश करने लगी, जिससे युवराज के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में समा लिया और उसके मासूम चेहरे को देखते हुए एक बार फिर नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की हल्की रोशनी जब जिया की खूबसूरत से चेहरे पर पड़ी तो उसने मचमचाते हुए अपनी आंखों को खोला, और ना जाने कितने दिनों बाद उसने खुद को युवराज की मजबूत बाहों में पाकर उसका रोम रोम खिल उठा। उसके होठों पर बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथ को उठाकर युवराज के गालों पर रखा और सहलाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग खड़ूस। गुड मॉर्निंग माई स्वीटू, युवराज ने अपनी आंखों को धीरे से खोल कर कहा। उसे होश में देखकर जिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी के मारे वैसे ही उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया, जिससे युवराज के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। आह!
जिया फौरन उससे दूर होकर उठकर बैठ गई और अपने कान पकड़कर बोली, आई एम सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा कि आपको चोट लगी है। युवराज ने उसकी कलाई पकड़ लिया और उसे अपने ऊपर खींचकर बोला, आई एम फाइन। जिया एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। युवराज भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उसने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा था, एक नंबर का नालायक था, वो मुंह बनाकर बोली। जिस पर युवराज मुस्कुराने लगा। आप ऐसे मुस्कुराओ मत, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। इतना लेट क्यों कर दिया आपने मुझे वापस लाने में? मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आपको पता है, जब उस रात आप बाहर गए थे तो मैं बालकनी में गई, मुझे लगा शायद कुछ गिरा है, लेकिन जब वहाँ गई तो किसी ने मेरे सर पर पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं वहाँ पर थी। मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब मैंने उस दुष्यंत को अपने सामने देखा तो मुझे सब कुछ समझ आ गया। मतलब मेरी बेबी गर्ल बड़ी हो गई है? क्या मतलब मैं बड़ी हूँ और अब तो मैं मम। जिया आगे नहीं बोल पाई और अपने मुंह पर जल्दी से हाथ रख लिया, क्योंकि वो युवराज को इतनी आसानी से नहीं बताना चाहती थी। युवराज उसे देखकर बोला, चुप क्यों हो गई? क्या बोलना चाहती थी? कुछ भी तो नहीं। वो मैं बोल रही थी कि आप तो सावर लोगे नहीं, तो मैं जल्दी से सावर लेकर चेंज करके नीचे जाती हूँ और आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। उसके बाद आपको दवाइयाँ भी तो लेनी है। मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से उठकर जाने लगी, पर युवराज ने उसकी कलाई को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। क्या हुआ? जिया अपने भौहें चढ़ाकर पूछी, जिसके जवाब में युवराज ने उसके होठों की तरफ इशारा किया। जिया उसके इशारे को कुछ समझ नहीं पाई और अपने होठों पर उंगली रखकर बोली, कुछ लगा है क्या? उसकी मासूमियत पर युवराज मुस्कुराने लगा। उसने उसके कमर पर हाथ रखा और एक झटके में उसे पलटकर अपने नीचे दबा दिया। जिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही युवराज बोला, नहीं, कुछ लगा नहीं है, पर कुछ है जो तुम भूल रही हो। क्या? मेरी जल्दी रिकवर करने की मेडिसिन। डॉक्टर ने कहा है अगर सुबह शाम मुझे एक लॉन्ग एंड इंटेंस किस मिलेगी तो मैं जल्दी रिकवर करूँगा। युवराज शरारत से बोला और उसकी बातों का मतलब समझते ही जिया का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया। बहुत शैतान हो आप, हटो, कोई आ जाएगा। जिया उसे अपने ऊपर से ढकेलते हुए बोली, पर युवराज टस से मस नहीं हुआ। पहले मुझे मेरी मेडिसिन तो ले लेने दो। अपनी बात खत्म करते ही युवराज ने झुककर उसके गालों को चूम लिया और उसके होठों को लॉक कर दिया। जिया के हाथ ना चाहते हुए भी युवराज के कंधे पर आ गए और खो गए दोनों इतने दिनों बाद अपने प्यार भरे लम्हे में। सब कुछ सही चल रहा था। देखते ही देखते लगभग एक हफ्ता गुजर गया। जिया को मानुषी की प्रेगनेंसी की खबर मिल चुकी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसने अब तक अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ किसी को भी नहीं बताई थी। युवराज भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था और ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। रात के लगभग 2-3 बज रहे होंगे जब जिया की आंखें अचानक से खुल गई। वो उठी और हड़बड़ाहट में युवराज को जगाने लगी। खड़ूस, उठो ना, उठो खड़ूस, खड़ूस उठो ना, अरे खड़ूस उठो ना, क्या कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो? उठो जल्दी। जिया कमरे की लाइट ऑन करके युवराज को जगाने लगी। उसके बार बार जगाने से युवराज कसमसाते हुए आधी अधूरी नींद में उठकर बैठ गया। वो अपनी आंखें मलते हुए बोला, क्या यार बेबी गर्ल, रात को 3 बजे क्यों उठा रही हो? भूख लगी है? बहुत ज़ोर से वो अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से बोली, जिस पर युवराज उसे हैरानी से देखने लगा। आर यू सीरियस? तुम्हें रात को 3 बजे भूख लगी है? सोने से पहले तुमने पूरे 5 पराठे खाए थे और इतनी जल्दी भूख लग गई? खाने का कौन हिसाब रखता है? इतना ज़्यादा पैसे कमाते हो और मैं 5 पराठे क्या खा गई? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपके खानदानी खजाने में कमी हो गई। जिया एकदम से तुनक गई। युवराज उसे समझाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम कभी इतना खाती नहीं हो। मुश्किल से मेरे डांटने के बाद 2 पराठे खाती हो या फिर 2 रोटियां लेती हो। पर कल रात को तुमने इतना खाया, फिर भूख भी लगी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वरना तुम्हारे खाने से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? बल्कि मैं तो खुश रहूँगा ना। कम से कम इसी बहाने तुम थोड़ी मोटी तो हो जाओगी। खड़ूस, रात को मस्ती सूझ रही है आपको? मुझे भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। वो अपने पेट पर हाथ रखकर मुंह बना लिया।
ओके बाबा ओके, तुम बैठो, मैं नीचे से लेकर आता हूँ। युवराज ने जिया को वहीं बैठने के लिए कहा और खुद उठकर नीचे जाने लगा, पर जिया भी उसके पीछे पीछे आ गई। युवराज जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसे नीचे किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। वो किचन में गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मानुषी इस वक्त किचन प्लेटफॉर्म पर बैठी चिप्स खा रही थी और वहीं उसके बगल में ऋषभ आधी अधूरी नींद में हलवा बना रहा था। उसके हंसने की आवाज़ सुनकर दोनों की नज़रें जब युवराज पर पड़ी तो मानुषी जल्दी से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। वहीं ऋषभ ने बुरा सा मुंह बना लिया। वो वापस सामने घूमकर हलवे में चीनी डालते हुए बोला, हाँ हाँ हंस ले, जब तेरी बीबी प्रेग्नेंट होगी और ऐसे ही रात को 2-3 बजे उसे कुछ खाने का मन करेगा तो मैं भी तुझे देखकर ऐसे ही हंसूंगा। चल भाग यहाँ से। प्रेगनेंसी का छोड़ भाई, उसे तो अभी भूख लगी है। वैसे हलवे की खुशबू तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी आ रही है, मैं इसमें से ही अपनी बेबी को भी खिला देता हूँ। युवराज ने साइड से कटोरी उठाया और ऋषभ को साइड में धक्का देकर हलवा निकालने लगा। ऋषभ गुस्से में बोला, ओए ये मैंने अपनी बीवी के लिए बनाया है, तू चाहकर दूसरा कुछ बना। अच्छा, इस हलवे पर लिखा है क्या कि ये ऋषभ की बीवी के लिए ही बना है? नहीं ना, तो चल हट। युवराज ने अपने कंधे से ऋषभ के कंधे पर मारकर धक्का दिया और कटोरी में भरकर हलवा निकालकर उसमें चम्मच लगाकर जैसे ही पीछे मुड़ा, जिया भी किचन में आ गई। तुम्हें भूख लगी थी ना, ये लो गर्मा गर्म हलवा। युवराज ने कटोरी जिया के हाथों में थमाया और दूसरी कटोरी में निकालकर मानुषी के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, ये लो खाकर बताओ, मेरे हाथों से निकला हुआ हलवा कितना स्वादिष्ट लग रहा है। युवराज की बात सुनकर मानुषी और जिया दोनों मुंह दबाकर हंस पड़ी और वहीं पीछे से ऋषभ ने एक टमाटर उठाकर युवराज के ऊपर फेंक कर कहा, कमीने, तुझ जैसा दोस्त भगवान किसी को ना दे। देख, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बीबी के सामने तेरी बेइज्जती ना करूं तो मुंह बंद करके रह, समझा। युवराज ने ऋषभ को डपटा और जिया को उठाकर किचन प्लेटफॉर्म पर बैठा दिया। मानुषी भी जिया के बगल में बैठकर मज़े से हलवा खाने लगी। दोनों बातें करते हुए खा रही थी। इस बीच दोनों ने ऋषभ और युवराज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ऋषभ तो वहीं खड़े खड़े युवराज के कंधे पर सर रखकर खर्राटे लेने लगा, पर युवराज शक भरी नज़रों से जिया को देखते हुए बोला, यू नो व्हाट स्वीटू, मुझे ना थोड़ा डाउट हो रहा है। रात को 3 बजे मनु को भूख लगना तो समझ आ रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन तुम्हें क्यों भूख लगी है? कहीं तुम भी तो प्रेग्नेंट? युवराज ने अभी इतना ही कहा था कि जिया को जोरदार धक्का लगा और वो जोर जोर से खांसने लगी। मानुषी ने जल्दी से जिया के पीठ को सहलाया और युवराज ने फौरन लपक कर एक गिलास पानी उठाकर जिया के होठों से लगा दिया। जिया ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली किया और युवराज को घूरते हुए बोली, क्या यार खड़ूस, हार्ट अटैक देने का प्लान है क्या? मतलब कुछ भी बोलते रहते हो। चलो, मेरा पेट भर गया और अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। वो जल्दी से उतरी और किचन से बाहर भागी। युवराज भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, सोना संभल कर, गिर जाओगी। नहीं गुरूंगी, आप होना संभालने के लिए। वो अचानक से पीछे मुड़कर बोली, पर पहले सीढ़ी पर पैर रखते ही फिसल गई। लेकिन वो गिरती उससे पहले ही युवराज ने उसकी हथेली पकड़ लिया और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो युवराज की बाहों में आ गई। वो उसे घूरते हुए बोला, गिर गई ना, आपने संभाल लिया ना। जिया मुस्कुराई तो युवराज ने भी मुस्कुराते हुए उसके गालों को खींच लिया। बदमाश, चलो सोने। युवराज ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में लेकर चला गया। अगले दिन जिया बैठे बैठे बोर हो रही थी। लगभग 2 घंटे से वो बैठकर पढ़ाई कर रही थी, पर अब उसका मन उब चुका था। कॉलेज जाने का मूड ना होने के कारण वो घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रही थी। इन दिनों उसे बहुत ही अजीब अजीब चीज़ खाने का मन कर रहा था। कभी उल्टियाँ होना तो कभी चक्कर आ जाना तो कभी जी मिचलाना। खैर, वो खुद मेडिकल स्टूडेंट थी तो वो अच्छे से समझ रही थी कि प्रेगनेंसी में ये सब नॉर्मल है, इसलिए वो खुद का एक्स्ट्रा ख्याल रख रही थी। अचानक से उसका जी मिचलाने लगा। ना जाने क्या सोचकर उसके होठों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना फ़ोन निकालकर युवराज को कॉल करके बोली, हेलो खड़ूस, मुझे खट्टे कच्चे आम खाने हैं, आप ला दोगे क्या? युवराज जो दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में बैठा था, उसकी डिमांड सुनकर उसकी भौहें तन गई। वो थोड़ा धीरे से फुसफुसाकर बोला, अभी मैं मीटिंग में बिजी हूँ स्वीटी, बाद में बात करता हूँ।
नहीं नहीं नहीं, कॉल मत कट करना, मुझे अभी के अभी कच्चे आम खाने हैं, मतलब खाने हैं। आप ला रहे हो वो भी अभी के अभी, समझे? जिया एकदम से जिद पर अड़ गई। युवराज इरिटेट होकर तेज आवाज़ में बोला, ये क्या बचपना है स्वीटू, इस वक्त मैं कच्चे आम कहाँ से लाऊं, वो भी अभी के अभी। युवराज ने ये सब इतनी तेज़ आवाज़ में कही थी कि मीटिंग हॉल में मौजूद सबकी नज़रें उसी पर टिक गई। युवराज को जब एहसास हुआ तो उसने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और सबको गुस्से में घूरते हुए बोला, मीटिंग स्टार्ट करो। उसकी बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने मीटिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन उसका बिजनेस पार्टनर मिस्टर वालिया बीच में बोले, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर आहूजा, अगर मेरी मानिए तो पहले आपको अपनी वाइफ के लिए कच्चे आम की अरेंजमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसी चीज़ें खाने की क्रेविंग होती रहती है। नो नो मिस्टर वालिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है, बस उसे ऐसे ही खाने का मन कर रहा होगा। युवराज की बातों पर मिस्टर वालिया हंसते हुए बोले, सो सॉरी, मुझे लगा मेरी वाइफ की तरह आपकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, क्योंकि आजकल तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। रात को बिना टाइम के भूख लगना या बार बार खाना मांगना, कभी मूड स्विंग होना या कभी उल्टियाँ होना, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर मीटिंग स्टार्ट हुई, लेकिन युवराज के दिमाग में मिस्टर वालिया की बातें घर कर गई थी। जिया के साथ भी तो आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा था, पहले से ज़्यादा खाना खाना, कभी रात को भूख लगना तो कभी अजीब अजीब चीज़ें खाने की डिमांड करना, और 2 दिन पहले उसे उल्टी भी तो हुई थी। ये सब सोचकर युवराज को अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी। उसने शेरगिल को मीटिंग अटेंड करने को इशारा किया और वहां से उठकर चला गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।